कई सदियों से उपमहाद्वीप की धरती पर अनेक सभ्यताएं फली फूली थीं। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर मुगल सल्तनत तक और फिर ब्रिटिश शासन तक, भारत हमेशा विविधता का प्रतीक रहा था। यहाँ रंग, भाषा, धर्म और संस्कृति इतनी विविध थी कि एक आम आदमी के लिए यह एक पहेली जैसी थी। फिर भी सदियों तक इस विविधता ने इस धरती को एकता के धागे में पिरो कर रखा था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जब ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें भारत में गहरी होने लगीं, तो उन्होंने यहाँ की सामाजिक संरचना को और अधिक जटिल बना दिया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को बड़े चतुराई से लागू किया। उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दरार पैदा करनी शुरू की, और यह दरार धीरे धीरे एक ऐसी खाई में बदलने लगी जिसकी गहराई का अंदाजा किसी को नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन का रूप लेने लगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा और असहयोग जैसे आंदोलन चले। भारतवर्ष के कोने कोने में आजादी की मांग गूंजने लगी, लेकिन इस गूंज के बीच कुछ और आवाजें भी थीं। ऐसी आवाजें जो एक अलग पहचान चाहती थीं, एक अलग राष्ट्र की मांग करती थीं। अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की कल्पना की थी। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने उस विचार को एक सशक्त आंदोलन में बदल दिया। जिन्ना, जो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा थे, अब मुस्लिम लीग के सर्वोच्च नेता बन चुके थे। वे मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं, जिनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पहचान बिल्कुल भिन्न है। कांग्रेस की कोशिश थी कि एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी भारत का निर्माण हो, जहां सभी धर्मों को समान अधिकार मिले। लेकिन मुस्लिम लीग की मांग थी एक अलग देश, जिसका नाम होगा पाकिस्तान। यह नाम पहली बार 1933 में सामने आया था, जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान डिक्लेरेशन प्रकाशित किया। ब्रिटिश सरकार इस विभाजन की मांग को लेकर असमंजस में थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विशाल देश को कैसे छोड़ा जाए। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति डगमगा चुकी थी। उन्हें भारत से निकलने की जल्दी थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जिसमें भारत को एक ढीली ढाली संघीय संरचना में बांटने की बात थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हुए। स्थिति और बिगड़ती गई। वहीं दूसरी ओर भारत की जमीन पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा था। कोलकाता, नोआखली, बिहार और पंजाब जैसे क्षेत्रों में दंगे भड़कने लगे थे। हजारों लोग मारे जा चुके थे। डर और नफरत की लहरें पूरे देश में फैल रही थीं। इसी उथल पुथल के बीच फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। लेकिन भारत में हालात इतने बिगड़ चुके थे कि इतने समय तक इंतजार करना मुश्किल था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जिन्ना के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन जब कोई सहमति नहीं बन पाई तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक अंतिम प्रस्ताव रखा, भारत का विभाजन। जवाहरलाल नेहरू के लिए यह एक पीड़ादायक फैसला था। उन्होंने कहा था, हम इस विभाजन को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। गांधी जी इस फैसले से बेहद आहत थे। उन्होंने कहा, मुझे पाकिस्तान मंजूर नहीं, मेरे शरीर को टुकड़ों में बांट दो, लेकिन भारत को नहीं। 14 अगस्त 1947 की रात को पाकिस्तान का जन्म हुआ। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इस स्वतंत्रता की कीमत लाखों जानों के रूप में चुकानी पड़ी। विभाजन की घोषणा होते ही एक खून से लथपथ दौर शुरू हो गया। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। एक तरफ पंजाब में हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत की ओर बढ़े, तो दूसरी तरफ मुसलमान भारत से पाकिस्तान की ओर। यह पलायन इतिहास का सबसे बड़ा मानव प्रवास बना। अनुमान है कि लगभग 1,50,00,000 लोग विस्थापित हुए और इन विस्थापनों के दौरान करीब 10 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे। गांव के गांव खाली हो गए। ट्रेनों के डिब्बे लाशों से भर गए। औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए। बच्चों को अगवा किया गया। लोगों को जिंदा जला दिया गया। इंसानियत उस दौर में जैसे किसी कोने में दम तोड़ रही थी। पंजाब, जो विभाजन का सबसे बड़ा शिकार बना, वहां हालात सबसे भयावह थे।
अंबाला, लाहौर, गुरदासपुर, रावलपिंडी, हर जगह खून की नदियां बह रही थीं। लोगों ने अपने पड़ोसियों को मार डाला, जिनके साथ वे दशकों से रह रहे थे। उस दौर में कई कहानियां सामने आईं, दर्द की, बलिदान की और कभी-कभी मानवता की भी। किसी ने अपनी मुस्लिम पड़ोसी महिला को भारत में पनाह दी, तो किसी ने अपनी हिंदू बहन को सीमा पार सुरक्षित पहुंचाया। लेकिन ऐसे उदाहरण दुर्लभ थे। ज्यादातर लोग नफरत और प्रतिशोध की आग में झुलस रहे थे। जिन घरों में कभी दीपावली और ईद एक साथ मनती थीं, वे अब राख हो चुके थे। इस बीच दिल्ली और लाहौर जैसे शहरों में शरणार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्कूल, गुरुद्वारे, मस्जिदें, पार्क, हर जगह लोग डेरा डाले बैठे थे। खाना, पानी, दवा, कुछ भी पर्याप्त नहीं था। प्रशासन बुरी तरह चरमरा चुका था। सरकार ने शरणार्थी शिविर बनाए, राहत केंद्र खोले, लेकिन जो दर्द इन लोगों ने सहा, उसका कोई इलाज नहीं था। उनकी आंखों में अपने घरों की यादें थीं और दिल में एक सवाल, क्यों हुआ ये सब? पंजाब जल रहा था। हर दिन नई ट्रेनें आ रही थीं, कुछ खाली, कुछ लाशों से भरी हुई। ट्रेनों को देखकर लोग कांप जाते थे। कोई नहीं जानता था कि कौन जिंदा आया, कौन अब नहीं रहा। लोग रेलवे स्टेशन पर अपनों की तलाश में आंखें गड़ाकर खड़े रहते, हर आती ट्रेन से उम्मीदें जोड़ते और हर बार टूटते। इस अफरा तफरी में सबसे ज्यादा पीड़ित थे वे, जिन्होंने कभी राजनीति को नहीं समझा था। किसान, कारीगर, महिलाएं, बच्चे, वे जिन्हें न कांग्रेस का सिद्धांत पता था, न मुस्लिम लीग की मांग। उनके लिए देश का मतलब था वो मिट्टी, वो मोहल्ला, वो पड़ोसी जिसके साथ जिंदगी बीती थी। दिल्ली अब सिर्फ राजधानी नहीं, एक शरण स्थली बन चुकी थी। पुरानी दिल्ली के हर नुक्कड़ पर नए चेहरे थे। कोई लाहौर से आया था, कोई पेशावर से। उनके पास न बर्तन थे, न कपड़े, न घर, सिर्फ यादें थीं, और वो भी जलती हुई। सरकार ने कई बड़े भवनों को शरणार्थी शिविरों में बदल दिया। पुराना किला, किंग्सवे कैंप, करोल बाग के स्कूल, बाग बगीचे, सब अस्थायी घर बन चुके थे। लेकिन इन आश्रयों में न हवा थी, न ठंड से बचाव, न बीमारी से सुरक्षा। हैजा, डायरिया, टीबी, हर बीमारी मानो बिन बुलाए मेहमान बन गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दिनों दिल्ली के संकट को संभालने में जुटे थे। वे एक एक क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे, भोजन वितरण की निगरानी कर रहे थे और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे थे। उनके प्रयासों से बहुत हद तक व्यवस्था बनी, लेकिन जो जख्म लोगों के दिलों में थे, उन्हें कोई मरहम नहीं दे पा रहा था। गांधी जी, जो उस समय बंगाल में थे, दिल टूटे हुए थे। वे विभाजन के विचार से कभी सहमत नहीं हुए। जब देश आजाद हुआ तो दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन गांधी नोआखली में उपवास कर रहे थे, सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए। उनके लिए यह आजादी अधूरी थी। उन्होंने कहा था, आज मुझे खुशी नहीं, दुख है। देश आजाद हुआ, लेकिन एकता मर गई। जब गांधी जी दिल्ली लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ भी हालात बेकाबू हो चुके थे। दिल्ली, जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में रहती थी, अब हिंदू और सिख शरणार्थियों की भीड़ से भर चुकी थी। कुछ इलाकों में मुसलमानों के घरों को आग लगा दी गई थी। भीड़ नारा लगा रही थी, मुसलमान पाकिस्तान जाओ। गांधी जी को यह अस्वीकार्य लगा। वे बिरला हाउस में उपवास पर बैठ गए। उनका कहना था, जब तक दिल्ली में मुसलमान डर में हैं, तब तक मैं अन्न नहीं लूंगा। यह गांधी का आखिरी सत्याग्रह था। उनकी दृढ़ता रंग लाई। नेताओं ने अपील की, सुरक्षा बढ़ाई गई और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली का माहौल थोड़ी राहत की ओर बढ़ा, लेकिन यह शांति एक तूफान से पहले की शांति थी। गांधी का यह कदम कुछ कट्टरपंथियों को नागवार गुजरा। वे मानते थे कि गांधी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं और भारत के हिंदू हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे ही विचारों में पले एक युवक नाथूराम गोडसे ने गांधी को समाप्त करने का फैसला कर लिया। 30 जनवरी 1948 की शाम, जब गांधी जी बिरला हाउस के प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे, नाथूराम ने 3 गोलियां चलाईं। हे राम, यह गांधी की अंतिम आवाज थी। पूरा देश स्तब्ध था। देश की आत्मा को एक बार फिर चोट लगी थी। गांधी की मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, वह उस विचार की हत्या थी जो पूरे देश को जोड़ रहा था। विभाजन ने देश को 2 हिस्सों में बांटा था, लेकिन गांधी की हत्या ने उस विश्वास को तोड़ दिया कि हम हिंसा से ऊपर उठ चुके हैं।
दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा था। जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान का कायदे आजम कहा जाता था, एक के बाद एक निर्णय लेने में लगे थे। राजधानी तय करना, सरकार बनाना, सीमा तय करना और सबसे बड़ी बात, नए राष्ट्र की पहचान तय करना। लाहौर, जो सांस्कृतिक राजधानी थी, खून से रंग चुकी थी। कराची अस्थायी राजधानी बनी, लेकिन वहां भी संसाधनों की कमी थी। शरणार्थी यहां भी थे, मुसलमान जो भारत से पाकिस्तान पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए भी वहां आश्रय और व्यवस्था का संकट था। कई मुसलमान भारत से पाकिस्तान आए, लेकिन जिन्ना के भाषणों ने उन्हें चौंका दिया। पाकिस्तान बनने के कुछ दिन बाद ही जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान में हर नागरिक को समान अधिकार मिलेगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। यह बयान मुस्लिम लीग की कट्टर धारा के लोगों को पसंद नहीं आया। वे एक इस्लामी राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, लेकिन जिन्ना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कर रहे थे। इससे पाकिस्तान के भीतर भी वैचारिक संघर्ष शुरू हो गया। भारत में इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी 1 करोड़ से अधिक शरणार्थियों को बसाना, उन्हें रोजगार देना और उनके मानसिक घावों को भरना। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर जगह नए बस्तियां बनाई गईं। इन बस्तियों में जीवन फिर से शुरू करने की कोशिशें की गईं, लेकिन अतीत की छाया हर कदम पर साथ थी। लोगों के दिलों में यह सवाल था, क्या कभी वो घर फिर मिल पाएगा? क्या फिर से हम दोनों मुल्क एक जैसे हो सकते हैं? क्या वो दोस्त जो उस पार रह गया अब कभी मिलेगा? कई लोग उम्र भर अपने गांव की मिट्टी की डिब्बी संभाल कर रखे रहे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वे लौटेंगे। कुछ लोगों ने अपने घरों की चाबियां संभाल रखी थीं, जैसे वे एक दिन दरवाजा फिर खोल पाएंगे। पर हकीकत कुछ और थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खिंच चुकी थी, सरहद बन चुकी थी और उस सरहद के दोनों ओर बस चुका था एक गहरा अविश्वास। सरहद के उस पार कराची की हवाओं में अब एक नया राष्ट्र सांस ले रहा था, लेकिन पाकिस्तान के जन्म ने जितनी तेजी से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई थी, उतनी ही जल्दी प्रशासनिक और सामाजिक संकटों ने उसे बुझा भी दिया। जिन्ना, जिन पर लाखों लोगों ने भरोसा किया था, अब एक नई व्यवस्था की नींव रखने में लगे थे, लेकिन मुश्किलें हर मोड़ पर खड़ी थीं। न संसाधन थे, न अनुभव। एक नवजात देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पहचान बनाना और फिर उसे बनाए रखना। कानून, संविधान, न्यायपालिका, सब कुछ नए सिरे से रचना था। पाकिस्तान के पास अनुभवी नौकरशाही का अभाव था, क्योंकि ज्यादातर अनुभवी अफसर भारत में ही रह गए थे। जिन मुस्लिम अधिकारियों ने पाकिस्तान का रुख किया था, उन्हें नई जमीन, नई भाषा और नई जिम्मेदारियों में खुद को ढालना पड़ रहा था। कराची, जो अब पाकिस्तान की राजधानी बन चुका था, शरणार्थियों से अटा पड़ा था। भारत से आए मुसलमान अपनी छत, काम और पहचान की तलाश में थे। लाहौर, जो कभी सांझी तहजीब का गढ़ हुआ करता था, अब हिंदू और सिख विहीन हो चुका था। वहां केवल मुस्लिम आबादी बची थी और वो भी भय, क्रोध और अस्थिरता से जूझ रही थी। दूसरी ओर भारत ने जल्दी ही अपने भीतर की गहराई से शक्ति जुटाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का कठिन काम शुरू कर दिया। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे विवादित क्षेत्रों को भारत में मिलाने की प्रक्रिया बेहद कठिन और संवेदनशील थी। पटेल का नेतृत्व दृढ़ था। उन्होंने साफ किया कि एक नया भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक हर रियासत इस गणराज्य का हिस्सा न बने। जूनागढ़ और हैदराबाद में राजनीतिक और सैन्य दबाव के जरिए भारत ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन कश्मीर यह एक ऐसी भूमि थी जो भविष्य की सबसे बड़ी विभाजन रेखा बनने वाली थी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह, जो पहले स्वतंत्र रहना चाहते थे, अब भारत से मदद की गुहार करने लगे। भारत ने एक शर्त पर मदद भेजी, कश्मीर को भारत में मिलाया जाए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत हुए और भारतीय सेना ने श्रीनगर की रक्षा की। पाकिस्तान ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया और यहीं से शुरू हुई एक लंबी, अस्थिर और विवादित लड़ाई जो आने वाले दशकों तक जारी रही। इधर आम जनता की जिंदगी भी एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। जो लोग अपने घरों से उजड़े थे, अब नई कॉलोनियों में बसने लगे थे। दिल्ली में लाजपत नगर, राजेंद्र नगर,
किंग्सवे कैंप, अमृतसर और लुधियाना में कई नई बस्तियां उभरी, जिनकी नींव में दर्द, खून और उम्मीदें गड़ी थी। इन शरणार्थियों ने खाली हाथ आने के बावजूद एक नए भारत के निर्माण में अद्भुत योगदान दिया। उन्होंने छोटे छोटे व्यापार शुरू किए, स्कूल खोले, अखबार निकाले और कई शहरों को आर्थिक शक्ति दी। करोल बाग, चांदनी चौक, लुधियाना, हर कोने में नए जीवन की कहानियां जन्म लेने लगी। लेकिन बीते दिनों की यादें हमेशा उनकी नींदों में छाया बनी रही। कभी कभी वे अपने बच्चों को बताते, वह घर जहां मैं बड़ा हुआ था अब लाहौर में है, या फिर हमारी हवेली में अब कोई और रहता है। यह दर्द सिर्फ जमीन का नहीं था, यह उस पहचान का था जो पीछे छूट गई थी। महिलाएं, जिन पर विभाजन का सबसे अमानवीय अत्याचार हुआ था, अक्सर खामोश थीं। हजारों महिलाएं अपहरण की गईं, उनका धर्म परिवर्तन हुआ और उन्हें जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया गया। बाद में जब दोनों देशों के बीच एक संधि हुई, तो रिकवर की गई महिलाओं को उनके मूल देश भेजा जाने लगा। लेकिन उस समय एक कड़वी सच्चाई सामने आई। बहुत सी महिलाओं ने लौटने से इनकार कर दिया। उनके लिए वह जीवन, चाहे जबरन ही सही, अब उनकी पहचान बन चुका था, और जो लौटी उन्हें समाज ने अपनाने से इनकार कर दिया। यह विभाजन का सबसे गहरा घाव था, वह घाव जो आंकड़ों में नहीं आता पर पीढ़ियों की चेतना में उतर जाता है। दूसरी ओर भारत में लोकतंत्र की नींव डाली जा रही थी। नेहरू, जो अब भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, एक धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक राष्ट्र की कल्पना में जुटे थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की। उनके लिए भारत का भविष्य शिक्षा, तकनीक और सामाजिक समानता में था। लेकिन उनके मन में विभाजन का दर्द कभी मिट नहीं पाया। उन्होंने एक बार संसद में कहा, हमने एक ऐसा अंग काटा है जो कभी हमारे शरीर का हिस्सा था। अब हमें उस पीड़ा को भूलकर एक नया शरीर बनाना होगा, मजबूत, न्यायसंगत और समावेशी। यह सब सुनने वाले सांसदों की आंखें नम हो जाती थीं। वे जानते थे कि यह केवल राजनीतिक बयान नहीं था, यह एक पीढ़ी का शोक था। उधर पाकिस्तान में जिन्ना की सेहत बिगड़ती जा रही थी। 1948 में उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद पाकिस्तान अस्थिरता की ओर बढ़ा। वहां की राजनीति में सेना, धर्म और सत्ता का एक त्रिकोण बनता गया, जिसने देश को कई दशकों तक लोकतंत्र से दूर रखा। वहीं भारत में संविधान सभा दिन रात काम कर रही थी। डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक ऐसा संविधान बनाया जा रहा था जो हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति को समान अधिकार दे। यह दुनिया के सबसे विस्तृत और सबसे लोकतांत्रिक संविधान में से एक बना। लेकिन भारत पाकिस्तान के रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो सके। सीमा पर तनाव, युद्ध, घुसपैठ, सबने दोनों देशों को एक दूसरे से दूर ही रखा। वाघा बॉर्डर, जो कभी साझी संस्कृति का दरवाजा हुआ करता था, अब एक सैन्य प्रदर्शन का प्रतीक बन गया। पर इन तमाम दीवारों के बावजूद कुछ पुल भी बने। कभी कभी सीमा पार से कोई खत आता, मैं लाहौर में हूं, तुम्हारे पुराने घर के पास। आज भी वह दरवाजा वैसा ही है। या फिर अमृतसर की गलियां बहुत याद आती हैं, खासकर वो दुकान जहां से अब्बा मिठाई लाया करते थे। ये चिट्ठियां, ये तस्वीरें, ये यादें दो मुल्कों के बीच एक अदृश्य धागे की तरह जुड़ी रहीं। वक्त बीतता गया, वर्षों ने दशक का रूप लिया और 1947 धीरे धीरे इतिहास की किताबों में दर्ज होने लगा। लेकिन वह दर्द, वह रक्त और वह विस्थापन, वह सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं था। वह एक पूरी पीढ़ी की नसों में बस गया था। एक ऐसी पीढ़ी जो अपने साथ जड़ें तो नहीं ला सकी, लेकिन यादें जरूर ले आई थी। उन बस्तियों में जो कभी अस्थायी थीं, अब स्थायी जीवन आकार ले रहा था। लाजपत नगर, राजौरी गार्डन, गुरु तेग बहादुर नगर, ये सिर्फ कॉलोनियां नहीं थीं, ये स्मृति स्थल बन चुके थे। हर ईंट, हर दरवाजा उस कहानी को कहता था जो लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी और मुल्तान की गलियों से शुरू हुई थी। बुजुर्ग अपने बच्चों को कहते थे, हमारा घर वहां था जहां की मिट्टी में गुलाब की अलग खुशबू थी। बच्चे तस्वीरों को निहारते, उन काली सफेद चिट्ठियों को पढ़ते जो कभी सरहद पार से आई थीं। लेकिन नई पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा वह था जिसे अब भारत ही सब कुछ लगने लगा था। उनके लिए पाकिस्तान एक दूसरी तरफ बन चुका था, अनदेखा, अनजाना और अनिश्चित। इतिहास उनकी किताबों में था, पर रिश्तों में नहीं।
वहीं पाकिस्तान में भी यही बदलाव आया। वहां भी एक नई पीढ़ी पली बढ़ी जो हिंदुस्तान को एक विरोधी राष्ट्र के रूप में जानती थी। वह देश जिससे 3 युद्ध हुए और कई बार टकराव। 1965, 1971 और 1999 के युद्धों ने इस दरार को और गहरा किया। 1965 का युद्ध कश्मीर को लेकर हुआ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसपैठ की योजना बनाई, लेकिन भारत ने कड़ा प्रतिरोध किया। कई जानें गईं, लेकिन अंततः युद्ध विराम हुआ, ताशकंद समझौता हुआ। 1971 का युद्ध तो पूरी तरह से नया इतिहास बना गया। पाकिस्तान के पूर्वी भाग, पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश आंदोलन चल रहा था। जब पाकिस्तान सेना ने वहां जनसंहार शुरू किया तो भारत ने शरणार्थियों को आश्रय दिया और अंततः सैन्य हस्तक्षेप किया। यह युद्ध पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश की आजादी में समाप्त हुआ। पाकिस्तान को एक और विभाजन झेलना पड़ा। 1999 में कारगिल में फिर से एक सैन्य संघर्ष हुआ। इस बार ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर, जहां भारत ने दुश्मन को पीछे खदेड़ा। एक बार फिर से खून बहा, लेकिन सरहद नहीं बदली। हर बार युद्ध हुआ, तब दोनों देशों की जनता ने अपने सैनिकों के बलिदान को सलाम किया। लेकिन उसी जनता के भीतर कहीं न कहीं वह गहरी इच्छा भी थी कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब यह शांति स्थायी होगी। कुछ प्रयास हुए। 1999 में बस सेवा शुरू हुई, दिल्ली से लाहौर। अटल बिहारी वाजपेयी खुद बस में सवार होकर लाहौर गए। लोगों ने तालियां बजाईं, आंसू बहाए और उम्मीदों की किरणें जागी। फिर आया अगला झटका, करगिल। उसके बाद आतंकवाद की छाया ने रिश्तों को और उलझा दिया। संसद हमला, मुंबई हमले, पठानकोट, पुलवामा, हर बार रिश्ते पीछे की ओर लौटते गए। हर बार जनता की आंखों में वही सवाल होता, क्या यह कभी रुकेगा? लेकिन फिर भी हर बार कहीं से कोई उम्मीद की लौ जगती थी। कभी एक क्रिकेट मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आती और दर्शक भूल जाते कि वे दुश्मन हैं। सिर्फ खेल होता था, तालियां होती थीं और एक साझा मुस्कान। कभी साहित्य सम्मेलन में अमृता प्रीतम, फैज अहमद फैज, गुलजार अहमद फराज, इन सब की कविताओं में वह दर्द बहता जिसे सीमा नहीं रोक सकती थी। और कभी कभी सरहद पर खड़ा कोई जवान दूसरे पक्ष के जवान से चुपचाप नजरें मिलाकर एक अदृश्य संवाद करता, तुम भी इंसान हो, मैं भी। बंटवारे ने हमें 2 देश दिए, भारत और पाकिस्तान, लेकिन उसने हमें एक और चीज दी, एक साझा इतिहास, साझा दर्द और साझा इंसानियत, जिसे कोई संविधान नहीं लिख सका, न कोई राजनीतिक घोषणा। आज भी कई परिवार हैं जो अपने पुरखों की कहानियां सुनाते हैं। हमारे दादा ने कराची छोड़कर लुधियाना में जिंदगी शुरू की थी, या फिर हमारे नाना दिल्ली में रहते थे लेकिन अब उनकी कब्र लाहौर में है। कुछ लोग आज भी वाघा बॉर्डर के उस पार खड़े होकर दूर बसी बस्तियों को देखते हैं और सोचते हैं, कहीं वो वही जगह तो नहीं जहां मेरी माँ का बचपन बीता था। पुस्तकों, फिल्मों, कहानियों और कविताओं में बंटवारे की पीड़ा आज भी जिंदा है। शायद यह पीड़ा ही हमें याद दिलाती है कि हिंसा कभी समाधान नहीं होती, और यह भी कि इंसानियत की लौ कितनी भी तेज हवाएं क्यों न चलें, बुझती नहीं। वह जो विभाजन था सिर्फ सरहदों का नहीं था, वह दिलों का, रिश्तों का और पहचान का भी था। और जब तक उन जख्मों की स्मृति जीवित है, तब तक हमें यह याद रहेगा कि आजादी की कीमत सिर्फ जश्न नहीं, समझ और सहानुभूति भी है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि हमने क्या खोया, सवाल यह है हम क्या सीख पाए, और क्या आने वाली पीढ़ियां उस दर्द को समझेंगी या केवल इतिहास की एक तिथि मानकर आगे बढ़ जाएंगी। यह कहानी 1947 में शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत अभी नहीं हुआ।